नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को कवर कर रहे थे और इस वीडियो सीरीज़ के चलते हमने अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास द्वारा रचित थी और उसका ट्रांसलेशन द लूम ऑफ टाइम को कवर हम कर चुके हैं। तो अब हम कवर करना स्टार्ट करते हैं व्यास के कुछ सेलेक्शंस फ्रॉम द महाभारत, जो कि हमारी यूनिट 1। इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और 3 अलग-अलग सीक्वेंसेस फ्रॉम महाभारत जो कि एक महाकाव्य है, उसमें से ये हमको बताता है। सबसे पहला हमारा द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू डाइसिंग, जो कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। उसके बाद है टेम्पटेशन ऑफ कर्ण, यानी कि कर्ण को जो लालच दिया गया था वो हम देखेंगे। और कृष्णास पीस प्रपोजल, जो कि आगे चल के हमारा महाभारत के युद्ध में टर्न हो जाता है दुर्योधन के मना करने की वजह से, उसको हम देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले डाइसिंग और सीक्वल टू डाइसिंग से। इस वीडियो में आपको मिलेगा सब कुछ, यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस से लेकर अपने एग्ज़ाम में लिखने के लिए अच्छे खासे कीवर्ड्स, जिसके आसपास आप कंटेंट डेवलप करके इंग्लिश लिटरेचर में भी पूरे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा-सा हम महाभारत के बारे में जान लेते हैं और जान लेते हैं कि हम ये महाभारत पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आपने एडमिशन तो देखिए बीए इंग्लिश में लिया है, पर लेकिन महाभारत हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये तो एक संस्कृत महाकाव्य है, जो कि वर्सेस में लिखा गया था। अब एक बात को समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की, यानी कि अपने ग्रेजुएशन लेवल की, तो हम यहाँ पर लिटरेचर को क्रिटिकली एनालाइज़ करते हैं, ठीक है? लैंग्वेज को हम इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं जितना ज़्यादा लिटरेचर को देते हैं। हालाँकि हम उसका ट्रांसलेटेड वर्ज़न ही पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, पर लेकिन फिर भी लिटरेचर एज़ अ थॉट, और उस टाइम पे लिटरेचर को जो माना जाता है हमेशा ही समाज का दर्पण, यानी कि मैं हमेशा कहता हूँ लिटरेचर इज़ मिरर टू सोसाइटी। तो उस टाइम पे लिटरेचर को एज एन फिक्शन, थॉट, हिस्टोरिकल स्टाइल में हम अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, अलग-अलग तरीके से एनालाइज़ करते हैं। यही कारण है महाभारत को हमारे सिलेबस में इंक्लूड करने का और एक इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की हमें सेंस डेवलप करने का। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा स्टार्टिंग में देख लेते हैं। क्या प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन है वो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है। स्कोप क्या है? द महाभारत इज़ यूजुअली एक्सेप्टेड एज एन एनसाइक्लोपीडिया। ये देखिए, ये कीवर्ड्स होते हैं हमारे कुछ, इनको हमको याद रखना है। इसको अगर हम एग्जाम में मेंशन करते हैं तो हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, नेक्स्ट इन इम्पॉर्टेंस ओनली टू वेदास, ठीक है, एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज फिफ्थ वेदा। ऑल्दो द सेंट्रल नरेटिव ऑफ एपिक इज स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन कौरवास एंड पांडवास, द कंटेंट ऑफ द पोएम इज वास्ट एंड वेरिड। मतलब कि बेसिकली जो हमें पता ही है, टेंशन जो चल रही होती है वो 5 पांडवों और कौरवों के बीच में चल रही होती है, यानी दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में मेन टेंशन चल रही होती है। किस चीज़ को लेकर? राज्य, पावर, पैसा, इन सब चीज़ों को लेकर कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसके पास ज़्यादा साम्राज्य है। पर लेकिन इसमें और भी कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जाती हैं, जो कि हम देखेंगे। मतलब जो हमारी मेन जो फ़ाइट थी महाभारत की, उसके कुछ बहुत सारे प्रीक्वल्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो फ़ाइट एज एन फ़ाइट डेवलप हुई थी, तो वो चीज़ हम देखेंगे। देयर इज़ फिजिकल कुरुक्षेत्र एंड देयर इज़ कुरुक्षेत्र ऑफ माइंड, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यहाँ पर आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं कि देयर इज़ फिजिकल कुरुक्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र ऑफ माइंड, मतलब माइंड गेम भी चल रहे थे। इन सर्टेन पैसेजेस ऑफ ग्रेट डेप्थ इट स्पीक्स टू सबटल फ्रॉम द सोल एंड सेट्स फॉर्थ इन डिटेल द मेनी पाथ दैट आर ओपन टू सॉल्व एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे, यानी कि मतलब इतना पांडवों की तरफ से तो नहीं, क्योंकि वो एक तरीके का वाइस कल्चर खेलते थे, पर लेकिन उनके अंदर भी कुछ कमियां तो ज़रूर रही थी, जिसकी वजह से युद्ध छिड़ा था। हम जानते ही हैं, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, पर लेकिन गलती जो थी कौरवों की ज़्यादा थी। तो माइंड गेम्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे थे फिजिकल के अलावा। व्यास, who considered the composer of Mahabharata, unravels the mystery of creation of Vedas, which is wisdom itself of yoga with metaphysical background of wealth, desire and duty. He includes the wisdom of various disciplines or science like Ayurveda, Dhanurveda और science of the bow, ठीक है। ये मतलब आपको बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, यानी कि ये शेक्सपियर और ये सारी मैकबेथ की डेवलपमेंट, जेन आयर, ये जितने भी हैं, शार्लट ब्रॉन्टे, ये सब तो बहुत बाद में आए, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर बहुत बाद में जन्म लेता है। उससे पहले हमारा जो क्लासिकल लिटरेचर है कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम आज भी इतनी सेंचुरीज़ के बाद भी अपने ड्यू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें इम्पॉर्टेंस इसकी बताई गई है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं पूरा, वैसे ऐसा खास कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ महाभारत देख लेते हैं, ठीक है। ये एक महाकाव्य है, जैसे कि मैंने आपको बताया।
बट एज एन स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस एपिक बिगेन एज एन इतिहास, मतलब एक हिस्टोरिकल वर्क है, ठीक है। हम मानते हैं कि ये हमारी हिस्ट्री है, खासकर हिंदू धर्म मानता है कि ये उनकी हिस्ट्री है, ये उनकी एंसेस्ट्री है। ओनली द मेथड ऑफ इट्स ट्रांसमिशन वॉज ओरल, इट वॉज पास्ड ऑन जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। मतलब देखो अभी सेंचुरीज बैक प्रिंटिंग कल्चर तो आया नहीं था, हालांकि हमें इंक्रिप्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं, पर लेकिन ये एक वर्सेस टाइप में थी और ये गाई जाती थी और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र कर देते थे इसे। मतलब मान लो अगर प्रिंटिंग कल्चर नहीं आया तो आपके फोर फादर्स मतलब उनके बच्चों को ऐसे गा के सुनाते थे और वो जितना उसे इंटरप्रेट कर पाते थे, कैचअप कर पाते थे, वो आगे उसे ट्रांसफ़र करते थे। तो इस टाइप से इसका ट्रांसफ़र चलता था, ठीक है। तो एक टाइप का महाकाव्य था जो कि जनरेशन्स वाइज ओरली ट्रांसफ़र हो रहा था, फिर इसकी एक प्रिंटेड फॉर्म आ गई। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड दिया गया, नरेटिव टेक्निक है इसमें। द इवोल्यूशन ऑफ महाभारत डिस्क्राइब्ड इन प्रीसीडिंग सेगमेंट दैट हैज़ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन नरेटिव टेक्निक ऑफ द epic. Considering the immensity of inclusive range, the Mahabharata is considered a book of books, मतलब books की books है। The vastness of its time frame which includes several generations justifies the many narrators of the poem, मतलब ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर बहुत बड़ा टाइम फ्रेम कवर किया गया है, ठीक है। एक बहुत ही लेंथीएस्ट लिटरेचर की फॉर्म है ये। यू मे नोट दैट इन अ सेंस इट बिगिंस विद द एंड, descendants of the Pandava having been persuaded not to perform the yajna of mass killing for serpents wish to hear about the glory of their ancestors, ठीक है। तो मतलब ये एक तरीके से एक एंड से शुरू होती है, जैसे आप कई मूवीज़ में भी देखते होंगे कि एकदम एंड पहले स्टार्टिंग में दिखा देते हैं, फिर वो चीज़ डेवलप करती है एज एन स्टोरी, ठीक है। तो ये एक टाइप का बैकग्राउंड दिया गया है इसमें, कुछ इसमें कैरेक्टर्स भी बताए गए हैं। ये अगर आप अपनी नॉलेज क्लासिकल लिटरेचर को लेकर बढ़ाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसे। A popular yet serious narrative like Mahabharata necessarily contains abstract ideas, तो बहुत ज़्यादा abstract ideas है इसमें। Stories enable a narrator to convey those abstract ideas in situational terms so that in the event of an oral recitation they are understood immediately and instantly, ठीक है। तो ये abstract ideas को, क्योंकि जैसे कि बताया इसका oral transmission था, तो वो ताकि अच्छे से और जल्दी समझ में आ जाए तो इन्हें सिचुएशनल टर्म्स के अंदर डाला गया है। Critics who try to explain the power of stories say that, like fiction or poetry, stories enable us to experience feeling, thoughts, emotion, images, ठीक है। तो ये और ज़्यादा बैकग्राउंड दिया गया है। टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रिच येट सिंपल स्टोरी, लेट अस ब्रीफली रिकॉल द स्टोरी ऑफ यक्ष इन द महाभारत। यक्ष इज़ द लॉर्ड ऑफ लेक। नकुल द यंगेस्ट पांडव इज़ आउट इन द फॉरेस्ट, मतलब ये एक टाइप का बैकग्राउंड बताया गया है। यार देखो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वीडियो के अंदर। अगर आपको ज़्यादा ही देखो इंटरेस्ट है, ठीक है, और आप ये वीडियो अपने कॉलेज को जस्ट स्टार्ट करने के बाद देख रहे हो, तो आप सोल के नोट्स में जाकर इन्हें पढ़ सकते हो। एसएल के वैसे ये नोट्स हैं। मॉरल फ्रेमवर्क क्या है महाभारत का? धर्मा की वजह से देखो लड़ाई होती है। जब धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण भगवान को स्वयं इंटरफेयर करना पड़ता है, यानी कि गॉड को स्वयं इंटरफेयर करना पड़ता है और सब कुछ ख़त्म करना पड़ता है। धर्म एकदम ख़त्म हो चुका था, उसी वजह से लड़ाई स्टार्ट होती है महाभारत की, धर्म की स्थापना के लिए। डेस्टिनी यानी कि किस्मत, इसमें हमें कर्ण की डेस्टिनी, काफ़ी सारे लोगों की डेस्टिनी को देखने को मिलता है, द्रौपदी की डेस्टिनी को देखने को मिलता है। डेस्टिनी वर्सेस टाइम का हम इसमें एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो डेस्टिनी है इसमें। अब सीधा आते हैं अपने डाइसिंग पे, यानी कि द गेम ऑफ डाइस इन असेंबली हॉल। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ था, मामा शकुनी को तो आप जानते ही होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एकदम मास्टर मैनिपुलेटर की फॉर्म में जाने जाते हैं अपने इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में, ठीक है। तो उन्होंने दुर्योधन को सजेस्ट किया कि हम युधिष्ठिर को बुलाते हैं और एक गेम ऑफ डाइसिंग को ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ लूडो जैसी चीज़ होती है ये, ठीक है। उसमें वो मास्टर थे और उसको हम उसमें हराएंगे इन गैम्बलिंग और उसका राज्य हड़प लेंगे, ठीक है। दिस is one of the section of epic listed for a detailed study. As such you should be able to explain any lines or episodes even if you see them in isolation, ठीक है। तो ये एक टाइप का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होता है वैसे, मतलब आप इसमें अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हो इवन व्हेन यू सी देम इन आइसोलेशन। For this we need to keep some things in mind. Recall what was mentioned in the introduction. Remember that what we are reading in Ugrvasa's rendering of the Mahabharata. That is why you often see Vaishampayana again said. Ugravasa is quoting Vaishampayana, who is repeating what Yudhishthir or Draupadi or Duryodhan or Dhritarashtra or Vidur or any other character said in the assembly. ठीक है. Coming to the book itself, let us place it in sequential perspective. Having set up a capital in new city of Kandhavprasth, which they render into Indraprasth as opposed to Hastinapur, over which the Kauravas preside. तो मतलब
अब बेसिकली ये था कि भाई पांडवों ने एक बहुत बढ़िया सा राज्य स्थापित कर लिया था, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा था, मतलब समझ रहे हो ना, एकदम आइडियलिस्टिक था। और उसके इनॉग्रेशन में उन्होंने दुर्योधन को बुलाया था, और वहाँ पर दुर्योधन की काफ़ी ज़्यादा मतलब बेइज्जती टाइप की हो गई थी, ठीक है। तो उसी चीज़ से मतलब उसके अंदर एक, पहले ही देखो वो तो चिढ़ा पड़ा रहता था हर चीज़ से कि मैं सबसे बड़ा हूँ, पर लेकिन मेरे को भी नहीं राज्य मिलता, समझ रहे हो ना, थोड़ा बाहुबली टाइप वाली फीलिंग कि बल्लाल देव उसमें बड़ा होता है, पर लेकिन उसको राज्य नहीं मिलता, बाहुबली को मिलता है। तो वो वैसे होता तो सेंस मोर डिज़र्विंग नेचर का है, पर लेकिन इसमें वो गलत सेंस में ले जाते हैं चीज़ों को, तो वो वैसे ही चिढ़ा पड़ा रहता है। और इंद्रप्रस्थ को एज एन राज्य इतना ज़्यादा बड़ा देखकर वो और ज़्यादा चिढ़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ से शुरुआत होती है ये एक टाइप के विजिलेंस की, और मतलब समझ रहे हो ना आप, बदला लेने की भावना और सब कुछ ले लेने की भावना। तो बेसिकली यही होता है डाइसिंग सीक्वल में कि जो हमारे मामा शकुनी हैं, वो दुर्योधन को सजेस्ट करते हैं कि भाई एक काम करो, युधिष्ठिर को बुला लो और उसको गैम्बलिंग में हम हराएंगे, ठीक है। यहाँ बीच बीच में कुछ कोटेशंस दिए हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो उनको हम गैम्बलिंग में हराएंगे। तो बेसिकली सीक्वल कुछ ऐसे चलता है, युधिष्ठिर मान जाते हैं, पहले छोटी छोटी चीज़ों को हारना शुरू करते हैं, फिर गैम्बलिंग के अंदर वो अपना पूरा राज्य हार जाते हैं। राज्य हारने के बाद वो खुद को हार जाते हैं, अपने सारे भाइयों को हार जाते हैं। फिर भी दुर्योधन जो है मतलब चाहता है कि वो सब कुछ ही हार जाएँ, और वो उन्हें कहता है कि तुम द्रौपदी को अब दाँव पे लगाओ, और वो द्रौपदी को भी हार जाते हैं गैम्बलिंग के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा जो डाइसिंग गेम था, उसके बारे में कि मतलब कैसे वो इवॉल्व हुआ। इसमें हमें स्टेटस ऑफ वुमेन को भी देखना पड़ता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हैविंग ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ डाइसिंग, वी आर स्टिल लेफ्ट पजल बाय द्रौपदीज plight in this episode. To understand how she is affected by Yudhishthir's losing her, we need to take a लुक एट स्टेटस ऑफ वुमेन इन आर्यन सोसाइटी। तो मतलब आर्यन सोसाइटी में स्टेटस ऑफ वुमेन क्या था। आर्यंस हु सेटल्ड इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर arriving from Central Asia took the darker skinned natives captive, made them their slaves, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम यहाँ इन पैराग्राफ्स में देख रहे हैं कि आर्यंस के अंदर वुमेंस की क्या कंडीशन थी। देखो वुमेंस की कंडीशन तो हम हर जगह लिटरेचर में एनालाइज करते ही रहते हैं। तो आर्यंस के टाइम पे क्या थी वो हम चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं। इन महाभारत द एथनिक डायमेंशन इज नॉट इन एविडेंस। अ दास दासी डिनोट्स ह्यूमन बींग अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मास्टर। यहाँ स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में हमको दास एंड दासी यानी स्लेवरी का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, हाउ डिड पीपल बिकम दास एंड दासी। द महाभारत टेल्स अस अबाउट एनस्लेवमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ बेट और रिजल्ट ऑफ डिफीट, यानी कि या तो वो गैम्बलिंग के थ्रू या फिर लड़ाई में हार कर, ठीक है, दास या दासी बनते थे। जैसे कि यहाँ पर द्रौपदी को दासी बना लिया गया है दुर्योधन के द्वारा युधिष्ठिर को गेम में गैम्बलिंग में हरा के। बॉर्न इन फैमिली ऑफ स्लेव्स वर ऑल्सो ट्रीटेड एज सच। तो मतलब यहाँ पर होता था दास या दासी का पुत्र भी दास या दासी रहेगा, ठीक है। द्रौपदी लेमेंट्स इन सभा पव दैट वर एनस्लेवमेंट। तो ठीक है, यहाँ पर द्रौपदी को दासी बना लिया गया है, ठीक है। धृतराष्ट्र यूसेज दिस टर्म फ्रॉम द्रौपदी दसाभार्या, ठीक है, द वाइफ ऑफ द स्लेव्स। तो ये बेसिकली कंडीशन बता रहा है। एक तो देखो पहली बात, द्रौपदी के सेल्फ एग्जिस्टेंस और उसकी सेल्फ आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है, ठीक है, कि युधिष्ठिर वैसे होता कौन है उसको दाव पे लगाने वाला। तो हमें ये सिंपली वुमेंस की कंडीशन उस टाइम पे बता देता है, ठीक है। फिर हमें ये एक टाइप का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा है कि उस टाइम पे स्लेवमेंट एनस्लेवमेंट कैसे होती थी, या तो गैम्बलिंग में होती थी या फिर फाइट्स में डिफीट होकर होती थी। अब सीक्वल टू डाइसिंग क्या है। इन दिस सेक्शन ऑफ एपिक देयर फॉलोज द अनुद्युता द फॉलो अप ऑफ गेम। मतलब कि यानी डाइसिंग का सीक्वल जो है अपना, वो चीज़ हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। इट इज़ द फाइनल मोमेंट ऑफ ट्रुथ, दिस टाइम नॉट द स्लो assertion of possession but an instant play of identity, ठीक है। युधिष्ठिर कैन नॉट रिफ्यूज फॉर ही इज़ अंडर रिचुअल ऑब्लिगेशन। तो ये सब कुछ हार चुका है और ये इस रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। बट ऑथर कीप्स द स्टोरी गोइंग, द प्ले इज़ नॉट क्वाइट एंड ऑल आर नथिंग प्ले बट क्लोज इनफ। तो यही था भाई बेसिकली हमारा सिंपल सा डाइसिंग और डाइसिंग का सीक्वल, जिसमें अपने जो पांडवाज होते हैं वो अपना सब कुछ यानी राज्य, खुद को, अपने भाइयों को, यानी युधिष्ठिर जो अपने भाइयों को, खुद को, अपनी वाइफ को, सबको हार जाते हैं। किसके अंदर, एक गैम्बलिंग गेम के अंदर, जो कि मामा शकुनी और दुर्योधन की
चाल थी, मतलब द माइंड गेम ऑफ कुरुक्षेत्र, समझ रहे हो ना? ऊपर एक बताया गया था कि एक कुरुक्षेत्र जो था वो फिजिकली चला था और एक माइंड गेम में भी चला था। तो यहाँ क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं समिंग अप में। द डाइसिंग द सीक्वल टू डाइसिंग आर टू क्रिटिकल एपिसोड। तो 2 क्रिटिकल एपिसोड्स हैं ये। 2 एपिसोड्स वी सी हाउ कनिविंग एंड स्कीमिंग दुर्योधन अलॉन्ग विद शकुनी, कर्ण एंड कौरवास नॉट ओनली डिफीट्स युधिष्ठिर इन गेम ऑफ डाइस में, ठीक है, बट रिड्यूसेस द पांडवास टू द लेवल ऑफ स्लेव्स एंड लीव्स देम पेनीलेस। द्रौपदीज ह्यूमिलेशन इज द लास्ट straw of the two pertinent questions force the assembly to think. Dhritarashtra then grants her 3 boons, 2 of which she uses to get back the Pandavas their freedom and their wealth and kingdom. Duryodhan, however, plans a sequel, and true to his dharma, Yudhishthir cannot refuse the challenge. A second game of dice follows, which is again lost by Pandavas, and they are sent on a 12-year exile to the forest with the condition of living the 13th year in incognito. मतलब कि 13 साल के एग्ज़ाइल में एक तरीके से उनको भेज दिया गया था। जो सेकंड गेम था उसके अंदर पहला गेम था जिसमें सब कुछ हार गए थे, फिर उस चीज़ को द असेंबली हॉल में जो द्रौपदी के द्वारा क्वेश्चंस रेज करे उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए, जो उसका अपमान था उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए धृतराष्ट्र ने उसको 3 विश मांगने का मौका दिया, जिसमें कि उसने अपना किंगडम वेल्थ सब कुछ मांग लिया। पर लेकिन दुर्योधन ने एक सीक्वल प्लान करा जिसको युधिष्ठिर जो था वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाया और पांडवों को इसमें एग्जाइल हो गई। इन दीज 2 एपिसोड्स वी ऑब्जर्व द वर्च्यू एंड राइटियस ऑफ पांडवास एंड द डिविशियसनेस ऑफ कौरवास। मतलब कौरव कितने ज़्यादा गलत थे। देखो गलत तो वैसे पांडव भी थे, उन्हें गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, पर लेकिन कौरव कुछ ज़्यादा ही गलत थे। वी ऑल्सो विटनेस देयर हेल्पलेसनेस ऑफ पीपल लाइक गांधारी एंड भीष्म हु फेल्स टू काउंसल दुर्योधन एंड सी हाउ डेस्टिनी प्लेज its part when Duryodhan is able to convince Dhritarashtra to give his consent for second decisive game of dice। ठीक है, तो मतलब हमें कुछ एकदम हेल्पलेस कैरेक्टर भी देखते हैं जिनका ज़्यादा रोल नहीं होता और जो डेस्टिनी के आगे कुछ भी वर्क नहीं कर पाते। ठीक है, डेस्टिनी का यहाँ पर थीम भी देखने को मिलता है कि जो होना है यार देखो वो तो होना ही है। From the point of view of the whole epic, this episode picks up threads from the books of the earlier part, but more significantly, it prepares the readers for the action of subsequent books. It provides a catalyst, ठीक है, ये एक टाइप का कैटलिस्ट है for the resolution of the conflicts referred to in the earlier part of epic. In the process, it reverberates in a transgenerational framework. This means that the action affects and is brought about by more than 2 generations. The most obvious character whose life spans a long period of time is Bhishma, who has seen Satyavati, Vishtravirya, Dhritarashtra, Duryodhan and his descendants. In fact, the event of Game of Dice cast their shadow on characters right up to the gates of heaven. Death is their death. तो बेसिकली ये एक टाइप का कैटलिस्ट की तरह काम करता है सीक्वल, जो हमारा ये मतलब गैम्बलिंग का गेम, और जैसे मतलब युधिष्ठिर हारता है और उसके बाद द्रौपदी का जो अपमान किया जाता है, ठीक है, फिर उनको पांडवों को एग्जाइल दी जाती है, दोबारा से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करा जाता है। धीरे धीरे जो धर्म था वो अपना सिग्निफिकेंस खो रहा था। डेस्टिनी के आगे हमने यहाँ पर देखा कि कैसे कुछ जो राइटियस कैरेक्टर्स होते हैं जो कि मतलब काउंसल करना चाहते हैं गलत बंदे को, पर लेकिन वही कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दुर्योधन जो था वो सबको मना लेता है और ये डाइसिंग का सीक्वल करता है जो कि अल्टीमेटली लीड करता है हमारे फिजिकल कुरुक्षेत्र वॉर को। तो ये था हमारा जो डाइसिंग का पार्ट था जितना भी, ठीक है। यहाँ कुछ सजेस्टेड रीडिंग है, इन पे हमें ध्यान अभी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली डाइसिंग में क्या होता है, पांडव हार जाते हैं, द्रौपदी की डिग्निटी की बात है और कंडीशन ऑफ वुमेन इन आर्यंस, मतलब आर्य समाज के अंदर वुमेन की क्या कंडीशन होती थी उस टाइम पीरियड पे, उस चीज़ को हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा डाइसिंग सीक्वल इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में। अगली बार हम देखेंगे टेम्पटेशन ऑफ कर्णा को और समझेंगे कि कैसे उसने और ज़्यादा एज एन कैटलिस्ट उस एपिसोड ने एक्ट किया आगे चल के कुरुक्षेत्र की लड़ाई में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आपके अगर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो, और बाकी धीरे धीरे सारी वीडियोस आ ही जाएंगी 100% इंग्लिश में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।